अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ना आपको एक चॉकलेट देती हूँ, बट वो चॉकलेट ना तो आपको खाने मिलेगी, ना ही आपको खोलने मिलेगी, और ना ही आप किसी को दे सकते हो, तो क्या ये चॉकलेट आपके किसी काम की होगी? नहीं ना। तो अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल लिबर्टी एट्सेट्रा, बट आप इन राइट्स को लेके कोर्ट ही ना जा पाओ, तो क्या ये राइट आपके किसी काम के होंगे? कुछ यूज़ होगा ये इनका? नहीं ना। इसीलिए कहते हैं आर्टिकल 32 को दैट द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। इवन बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, इट इज़ अ वेरी हार्ट एंड अ वेरी सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, क्यूरियस मॉन्क। Without any further delay, let's get started. Article 32 of Indian Constitution states that every citizen have a right to move to the Supreme Court for the enforcement of their fundamental right. इसका मतलब ये है कि अगर आपके या मेरे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 हमें पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकें इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू करे। अब ये रिट क्या है? सो लिसन केयरफुली। रिट्स आर अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर issued by a court or a judicial body that directs a person or an organization or a public authority to take a specific actions और रिफर फ्रॉम डूइंग सो। अब सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये ना एक काइंड ऑफ रिटन ऑर्डर होता है जो कोर्ट देता है पब्लिक अथॉरिटी या किसी पर्सन को। ठीक है, अब रिट्स भी ना 5 तरह के होते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, क्वेरेंटो, और ऐसे 5 टाइप के रिट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इन सारे रिट्स को देखते हैं। फर्स्ट, हैबिस कॉर्पस। जिसका लिटरल सेंस में मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी। दिस रिट इज इशूड टू सीक द रिलीज ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपको या मुझे कोई किडनैप कर ले या हमारी पर्सनल लिबर्टी को कोई रिस्ट्रिक्ट करे या हमें रोके, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करेगा। और अगर और ब्रीफ में समझना है तो इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ओके, अब बात करें इसकी एप्लीकेबिलिटी की, तो प्राइवेट, इंडिविजुअल, पब्लिक अथॉरिटी दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। बट ये ना अनलॉफुल तरीके से अगर आपको डिटेन किया है, तो अगर आपने कुछ अनलॉफुल वर्क किया है और लॉफुल तरीके से डिटेन किया है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं करेगा क्योंकि वो लॉफुल तरीके से डिटेन किया है ना। सेकंड इज मैंडेमस, जिसका लिटरल सेंस में अगर मतलब देखें तो इसका मतलब है वीक कमांड। This writ is issued to compel a public official or an authority to perform the legal duty that he has failed or refused to perform। मतलब कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो अपना वर्क सही से नहीं कर रहा या मना कर रहा है वो करने से, तो इस केस में ये रिट इशू होगा। अब इसका एग्जाम्पल लेना हो तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये कहा गया कि आप एक्शन लो, ये जो गंगा रिवर में पॉल्यूशन हो रहा है ना उसके लिए। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा ना कि आप ये वर्क करो, ये आपका काम है, तो ये इस रिट का काम है। ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहता है। अब ये एप्लीकेबल है पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और गवर्नमेंट सब पे। हाँ, बट ये अप्लाई किस पे नहीं है? प्राइवेट, इंडिविजुअल और गवर्नर और प्रेसिडेंट पे अप्लाई नहीं हो, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट तो वैसे भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कुछ, और ज़्यादातर वो अंडर में ही काम करता है ना। द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, जिसका लिटरल सेंस में मतलब है टू फॉरबाइड। दिस रिट इज इशूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये रिट ना लोअर कोर्ट के डिसीजन के आने से पहले हायर कोर्ट कह देता है कि
ना बेटा, ये आपके जुडिक्शंस के बाहर का मामला है एंड इस पे आप मत ही बोलना। तो इस जजमेंट को हम देखेंगे, ऐसा हायर कोर्ट कह देता है लोअर कोर्ट से। क्यों? और ये जो अथॉरिटी है ना इस केस की, वो हायर कोर्ट ले लेता है लोअर कोर्ट से। तो ऐसा क्यों? उसकी जुडिक्शन से बाहर है। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस शिव कुमार, ये 2018 का केस है। अब इसमें जो मिस्टर शिव कुमार है ना, उन्होंने ना सिमिलर पिटिशन फाइल की 2 जगह पे, एक तो पंजाब हाई कोर्ट में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। अब ये ट्रिब्यूनल क्या है ये आप बाद में जानोगे। दोनों में फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाई कोर्ट का जजमेंट आने से पहले कि रुक जाओ, ये आप जजमेंट ना दो, ये ना इसे एनजीटी संभाल लेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संभाल लेगा, ये आपके जुडिक्शन में नहीं आता, उनके जुडिक्शन में आता है। ये हुआ था, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है। अब बात करें इसकी एप्लीकेबिलिटी की, तो ये जुडिशल और क्वासी जुडिशल दोनों पे अप्लाई होता है, बट ये अप्लाई किस पे नहीं होता? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी पे। Fourth one is certiorari, which simply mean to be certified or to be informed. So this writ is issued to squash the decision or order of a lower court or a tribunal, or to transfer the case to itself on the grounds of excess of jurisdiction or error of law. इसका मतलब ये है कि अगर जो लोअर कोर्ट है उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी, बट हाई कोर्ट को उनकी जजमेंट सही नहीं लगी, या उन्हें लगा कि ये अपनी जुडिक्शन से बाहर बोल रहे हैं, या ये कुछ गलत जुडिक्शन दे रहे हैं, गलत जजमेंट दे रहे हैं, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर देगी, उनके डिसीजन को स्क्वैश कर देगी, उनके जजमेंट को नलिफाई कर देगी। बट अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये ना जुडिशल और क्वासी जुडिशल दोनों बॉडीज़ पे अप्लाई है, बट 1991 के बाद से ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मतलब IAS IPS वगैरह का तो सुना होगा, तो उन्हीं के बारे में, क्योंकि कुछ पार्ट तक तो वो भी काइंड ऑफ जस्टिस डिलीवरी का ही काम करती है कहीं ना कहीं, तो भले ही छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो। और ये अप्लाई नहीं होता लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडीज़ पे। अब ना थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा होगा आपको प्रोहिबिशन और सर्जरी में, सो एक क्विक कंपैरिजन ले लें। इस साइड ऑफ प्रोहिबिशन जो एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। प्रिवेंटिव कैसे? क्योंकि ये ना लोअर कोर्ट्स को रोक देती कि ना भाई ऐसा ना करो, ठीक है। और सर्जरी एक करेक्टिव रेमेडी है। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट ऑलरेडी वो गलती कर चुकी है, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट के लिए, हायर कोर्ट के लिए वो गलती लग रही है, तो लोअर कोर्ट वो ऑलरेडी गलती कर चुका है, वो उस गलती को वो कैंसिल कर दे रही है, ठीक है। तो एक करेक्टिव रेमेडी है। अब तो वैसे ये इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा आई थॉट, और अगर नहीं हुआ ना तो एक बार वापस वीडियो देख लेना, या तो आप फिर डायरेक्टली कमेंट कर देना, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज क्वो वारंटो, व्हिच मीन्स दैट बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट this writ is issued to inquire into a legality of a person holding a public office। मतलब अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस पे बैठा है तो वो पर्सन उसकी ऑफिस पे लीगली बैठा हो, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट हुआ हो, और वो प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड और इलेक्टेड नहीं है तो उसके अगेंस्ट में ये रिट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और आसान वर्ड्स में बताऊं तो क्वो वारंटो एक लीगल टूल है जो ये दिखाता है कि पब्लिक ऑफिस पे जो पर्सन बैठा है वो लीगली बैठा हो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ बैठा हो। अब बात करें इसके एप्लीकेबिलिटी की, तो सारे पब्लिक ऑफिस एक्सेप्ट द मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं वो इसके अंदर आते हैं। और हाँ, एक और बात, क्वो वारंटो है ना, वो कोई भी इशू कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अग्रीव्ड पर्सन ही इशू करे। बाकी सारे में अग्रीव्ड पर्सन इशू करते थे, उनके रिलेटिव इशू करते थे, पर इसके अंदर कोई भी इशू कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई थिंक इतना काफ़ी आज की डिस्कशन के लिए, एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।